आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मरकज की मोदी काबीना में तौसी हुई और नए वुज़रा ने अपने कलमदान भी संभाल लिए हैं। लेकिन काबीना में तौसी से पहले काबीना से हटाए गए वुज़रा अभी भी मौजूए बहस बने हुए हैं। हटाए गए वुज़रा पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन वुज़रा को अपनी कुर्सी क्यों गंवानी पड़ी। ये लोग अपने काम में नाकाम रहे या वजीर आजम इनके काम से खुश नहीं थे। डॉक्टर हर्षवर्धन से लेकर जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद जैसे अहम और कदावर वुज़रा के इस्तीफे से सभी हैरान हैं। इन इस्तीफों पर हो रही बयानबाजी, सरकार की दलील और काम काज पर ही हम बातचीत करेंगे। और सवाल यह भी उठता है कि चेहरे बदल गए हैं, क्या चेहरे बदलने से अब काम होगा? अगर सरकार ने परफॉर्मेंस के बिना पर यह तब्दीली की है तो क्या जिन जिन ओहदों पर और जिन जिन कलमदारों में अब चेहरे बदले गए हैं वहां पर काम होगा? और सरकार ने किस बिना पर यह तब्दीली की है, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो वुज़रा काम कर रहे थे वो हटाए क्यों गए। इसी पर बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ अशोक सिन्हा जी, बीजेपी स्पोक्स पर्सन है। अपराजिता पांडे जी, तर्जुमान है, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, सीनियर लीडर हैं समाजवादी पार्टी से। और डॉक्टर मुनाजिर हसन साहब, साबिक रुकने पार्लियामेंट है और सीनियर लीडर हैं जेडीयू से। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले मैं अशोक सिन्हा जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। अशोक सिन्हा जी, आपकी कैबिनेट में एक्सपेंशन होता है, तौसी होती है, रद्दोबदल होता है, फेरबदल होता है, उस पर कम बातचीत हो रही है। और जिन मिनिस्टर्स को हटाया गया, जिन मिनिस्टर ने रिजाइन किया, उन पर ज्यादा बातें हो रही हैं। अपोजिशन उन पर ज्यादा सवाल उठा रहा है। अशोक सिन्हा जी। अबू भाई, मैं आपको ये बता दूं जी कि अभी एक ही चीज की चर्चा हो रही है कि आदरणीय मोदी जी ने अपने भविष्य के लिए अपनी जो नई टीम बनाई है उसका कितना बढ़िया परफॉर्मेंस होने वाला है कि ज्यादा टेक्नोक्रेट्स और स्पेशलिस्ट और एजुकेटेड लोगों को कोई एक बहुत ही पावरफुल टीम बनाई है। और जहां ओपोजिशन की बात है कि हटाए गए लोगों की चर्चा, तो उनका तो काम है, वो तो करते रहेंगे। मगर आपको मैं एक चीज बता दूं कि हटाए गए लोग नॉट नेसेसरली की परफॉर्मेंस के लिए हटाए गए। मैं आपको बतला दे सकता हूं कि इसमें मोस्टली लोगों को संगठन में जो कि आगे आने वाले हमारे चुनौतियां हैं उसमें मुकाबला करने के लिए संगठन में उन्हें एक उचित उनकी सेवा ली जाएगी। और इसीलिए ये कोई एक आदमी की पार्टी नहीं है कि नेसेसरली किसी लोगों को एक लंबे समय तक लाइफ लॉन्ग उनकी एक गारंटी होती है कि ये मंत्री रहेंगे जगह जगह। नहीं, लेकिन अशोक सिन्हा जी, यही मोदी जी की सरकार है जिसने नारा दिया था मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। फिर आखिर ये रद्दोबदल और ये एक्सपेंशन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? फिर इतनी बड़ी टीम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आप नहीं, आप ये देखिए कि मिनिमम गवर्नमेंट का कहीं से मतलब ये नहीं होता है कि हम मिनिमम नंबर ऑफ पर्सनल रखें। मिनिमम गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि मिनिमम इंटरफेरेंस से हम मैक्सिमम आउटपुट लाएं, मिनिमम इनपुट से हम मैक्सिमम आउटपुट लाएं, मैक्सिमम गवर्नेंस। और ये हम दिखा रहे हैं। देखिए, ये गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है, ये सरकार है जिसने बखूबी पूरे मार्केट इकोनॉमी और डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों का एक एडमिक्सचर तैयार किया है। और आपने तो आपके जो धुरंधर थे, आपके बड़े बड़े चेहरे थे, डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें, कोरोना के दौर में उन्होंने बिल्कुल काम किया। रविशंकर प्रसाद जी, जावड़ेकर जी, गंगवार जी, बड़े बड़े जो चेहरे, उन्हीं को आपने हटा दिया। तो अपोजिशन जो सवाल कर रहा है तो ये बेजा नहीं है। नहीं, आपने भी तो नहीं, आप देखिए, ओपोजिशन के नैरेटिव की बात नहीं, मैं पब्लिक डिस्कोर्स की बात कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। ये
हमारे जो लोग जिनको आप धुरंधर कह रहे हैं, तो कैसे आप समझ रहे हैं कि केवल एक ही जगह पे उनकी उपयोगिता है? हम अपने संगठन में, हमारे बीजेपी, मैंने कहा कि एक संगठन की अनुशासित पार्टी है, इन सारे लोगों की सेवा संगठन में ली जाएगी। बहुत जो सेकंड हाफ हमारे टर्म का है, वो सेकंड हाफ जो है उसको बहुत ही एक फाइटिंग एक टीम हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें इन सारे लोगों का एक्सपीरियंसेस को इस्तेमाल किया जाए। चलिए ठीक है, मैं अब सभी जो मेहमान मेरे साथ जुड़े उनसे इस पर रिएक्शन ले लेता हूं। अपराजिता पांडे जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। अपराजिता जी, जो बदलाव हुआ इस पर हमने देखा कि कांग्रेस ने कल भी अटैक किया था। कांग्रेस ने यही सवाल किया था कि अब कामकाज का हिसाब कौन देगा। जो पुराने लोग जा रहे हैं, चाहे हर्षवर्धन जी की बात की जाए कि कोरोना के दौर में क्या कुछ काम किया है, या रविशंकर प्रसाद की बात की जाए, ट्विटर को लेकर काफी हंगामा हुआ, और इसी तरह से जावड़ेकर जी की बात की जाए जो माहौलियात और पर्यावरण में जिस तरह से उन्होंने काम किया या उनकी मिनिस्ट्री ने जो कुछ किया है। तो जिस तरह से अशोक सिन्हा जी कह रहे हैं कि काम बहुत है सरकार में करने को और सिर्फ चेहरे बदले गए हैं। अपराजिता पांडे जी, सुन पा रही मुझे? जी जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही। देखिए, इसमें आप क्रोनोलॉजी समझिए। काम करने के चेहरे बदले गए हैं, ये सही बात नहीं है। सही बात ये है कि इतने टाइम में आप क्या कर रहे थे जनता के साथ? अगर आपको लगा, पहले ये कहा गया कि प्रोफेशनल्स नहीं थे, हम अब प्रोफेशनल लाए, तो 2.5 years आप जनता को ठग रहे थे क्या? देखिए, रोजगार बढ़ा नहीं, गरीबी घटी नहीं, कोविड इनसे संभला नहीं और वैक्सीन बनी नहीं। तो बेसिकली जिस काम के नारे पर मोदी गवर्नमेंट आई थी, जिसमें बार बार कहा गया था कि हम मिनिमम गवर्नमेंट रखेंगे और मैक्सिमम गवर्नेंस देंगे, आज आप देख रहे हैं किस प्रकार से वो खाली साबित हुआ, एक जुमला साबित हुआ है। आज 77 ऑलमोस्ट 80 आपका कैबिनेट बढ़ गया है। तो ये क्या है? एक जंबो कैबिनेट हो गया। कहां से मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात? पूरी तरीके से हर चीज पे ये लोग फेल रहे हैं। यहाँ पे असलियत तो ये है कि वैक्सीन है नहीं। प्रधानमंत्री जी, जब कोविड फर्स्ट लहर के बाद आपने देखा था कि जब एक पीक के बाद समय आया था, तो प्रधानमंत्री जी वाहवाही लूट रहे थे, डेवोस में युग पुरुष बने हुए थे। क्या है कि कोविड पे हम विजय प्राप्त कर सके। फिर हमने देखा कि कोविड की दूसरी लहर ने क्या विनाश किया भारत में। अब आप कहते हैं कि कैबिनेट बदलने से, चेहरे बदलने से ये एक चीज साबित हो गई है कि अच्छा कुछ हो तो उसकी वाहवाही प्रधानमंत्री लूटेंगे, और अगर बुरा कुछ हो तो उस पे एक्स होंगे मिनिस्टर्स। इसीलिए जवाबदेही तय करने के लिए, जनता को दिखाने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए ये चेहरे बदले गए। बट मार्क माय वर्ड्स, इट विल मेक नो डिफरेंस। काम तो होता ही नहीं है। आप देख रहे हैं इनका हर जुमला साबित हुआ है। आज के अखबार में मैं आपको अपने स्टेट की हालत बताती हूँ। देखिए, 50,000 डोज की मध्य प्रदेश में जरूरत है, 25,000 आज जा रहे हैं। तमिलनाडु से अभी खबरें आ रही हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर्स खाली पड़े हुए हैं। काम तो बहुत है, लेकिन काम करने की इच्छा शक्ति अगर हो तो ही कुछ हो पाएगा, रादर देन ऑप्टिक्स। और अगर ढकोलेबाजी भी चलती रहेगी तो कुछ भी काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। चलिए ठीक है, मैं धर्मेंद्र यादव से भी रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद डॉक्टर मुनाजिर हसन मैं आपके पास भी आ रहा हूं। जी जी। और एक चीज और यहाँ पर, अगर आपने कैबिनेट में जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। ओबीसी चेहरों को जो लाया गया है, वो हम जनता बखूबी समझती है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं, किस लिए ये सब किया गया है। इनकी कोई भी रणनीति सिर्फ चुनाव के लिए होती। सेकेंड लहर में, कोविड में जब सब मर गए थे, तो आपने देखा था बंगाल जीतने की फिक्र थी। तो इनको कभी भी भारतवासी और उनकी जान की फिक्र नहीं है, और सिर्फ इसीलिए ऑप्टिक्स के लिए बिल्कुल, यानी इस एक्सपेंशन में, इस काबीना तौसी में कास्ट फैक्टर पर भी फोकस किया गया और उस पर भी एक तरह से काफी गौर फिक्र किया गया। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र यादव जी आपके पास आना चाहूंगा। धर्मेंद्र यादव जी, क्योंकि जिस तरह से अपराजिता पांडे कह रही हैं, क्या वाकई में जो कास्ट फैक्टर देखने को मिला, जो चेहरे बदलने पड़े, क्या सिर्फ इसी वजह से कि यूपी में इन्हें ओबीसी के चेहरे लाने थे, इन्हें दलित चेहरे लाने थे, इस वजह से जो अपने बड़े चेहरे थे, डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें, रविशंकर प्रसाद, जावड़ेकर, या इस तरह से जो भी बड़े चेहरे थे उन्हें हटाना पड़ा? आपके सवाल का जवाब देने से पहले जी मैं एक बात ये बता दूं कि आज देश का जो मुख्य संकट है जी, देश 4 बड़े संकटों से गुजर रहा है।
एक तो किसानी का संकट है। आपने देखा कि पिछले 7 महीने से किसान सड़कों पर हैं और सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है, सरकार के पास इतनी नीति नहीं है कि उस मसले को हल कर सके। दूसरा जो संकट है कोविड का संकट, ये पूरे भारतवर्ष ने देखा, खासकर उत्तर प्रदेश ने और भी देखा है, उस पे पूरी तरह से फेल रही। उस फेल्योर को ढकने के लिए जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, इस कहते नहीं बलि का बकरा सेरेमनी में इसको कहूंगा, इसको ढकने का पूरा प्रयास किया गया है। तीसरा जो बहुत बड़ा संकट है वो आर्थिक संकट है, जिससे ध्यान हटाने का लगातार सरकार का प्रयास होता है और इस बार सरकार शायद इसमें सफल ना हो पाए। चौथा जो बड़ा संकट है वो विदेश नीति का संकट है। जिस तरह से चाइना भारत के अंदर घुस रहा है और सरकार हाथ पे हाथ रखकर बैठी है, इस संकट को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये सरकार इतनी संवेदनहीन है कि नजरअंदाज कर रही है। इन 4 बड़े संकटों से निपटने के लिए सरकार के पास कोई तरीका नहीं है, बजाय इसके जो 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, इसको पता है सरकार को उत्तर प्रदेश में चुनाव उसके लिए कितना अहम है। उसके लिए सारी एक्सरसाइज इस बार इन्होंने जो आपका रिसफलिंग हुई है कैबिनेट में, उसकी एक्सरसाइज हुई है। और उसमें मैं बता दूं कि जो ये सरकार है, ये सरकार का बस मात्र एक मोटिव है, ये सिर्फ नफरत के लिए काम करती है और बांटने का काम करती है। इसका मैं उदाहरण आपकी कैबिनेट की रिसफलिंग में बता देता हूं। जैसे सोशल इंजीनियरिंग के लिए इन्होंने जाति समीकरणों को साधने का प्रयास किया है। कुर्मी समाज से अनुप्रिया पटेल जी को मंत्री बनाया इन्होंने स्टेट में, उत्तर प्रदेश से 7 लोगों को बनाया गया है। अगर जनसंख्या का अनुपात देखा जाएगा तो उससे कहीं ज्यादा है ये। अब इन्होंने कुर्मी समाज से अनुप्रिया जी को बनाया, उसके बाद गंगवार जी को हटाया। गंगवार जी को हटाने का मतलब इन्होंने क्या करा कि कुर्मी में भी बांटने का प्रयास किया। तो ये अगर जाति के आधार पर कहते तो हम करेंगे, लेकिन करने की कोई इनकी मंशा नहीं होती है। दूसरी बात जो इन्होंने और बाकी बिल्कुल, यानी सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए सरकार को ये रद्द-बदल और फेरबदल एक तरह से करना पड़ा है। मैं डॉक्टर मुनाजिर हसन साहब आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर मुनाजिर हसन साहब, अपोजिशन जो इल्जाम लगा रहा है, क्योंकि आप भी बिहार में अलायंस में हैं सरकार के, क्या आपको लगता है कि वाकई में सरकार को अपनी नाकामियां छुपानी थी? जो यहां पर बात डॉक्टर धर्मेंद्र यादव ने की कि चाहे हम किसानों की बात कर लें, कोविड की बात कर लें, इकोनॉमी की बात कर लें, तो इन नाकामियों को छुपाने के लिए सरकार को इतना बड़ा रद्दोबदल करना पड़ा। अभी तक का सबसे बड़ा कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ है। हाँ, ऐसी बात है कि बड़ा एक्सपेंशन है, लेकिन कैबिनेट का विस्तार या रिशफलिंग जी ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। वो जिसको चाहे मंत्री बनाए, जिसको चाहे हटाएं। और जो लोग हटाए गए हैं, ऐसा बात नहीं है कि वो इनकेपेबल हैं। रविशंकर जी हो, चाहे डॉक्टर हर्षवर्धन हो, जावड़ेकर जी हो, उनकी प्रतिभा पर कहीं पर उंगली नहीं उठाया जा सकता है। लेकिन कुछ नए उन लोगों की जो प्रतिभा है उसको संगठन में ये लोग काम लेना चाहते हैं। और संगठन की भी 2 चीज है, एक पार्टी और सरकार। तो पार्टी है तो सरकार है। तो पार्टी के अंदर इन लोगों की उपयोगिता, इनके तजुर्बे जो हैं, उनके तजुर्बे का पार्टी इस्तेमाल करना चाहती है, ये सबसे बड़ी बात है जी। और जो नए लोग आए हैं उनको कुछ सोच समझ के प्रधानमंत्री जी ने लाया है और आने वाले दिन में आपको इसका रिजल्ट दिखाई देगा। नहीं, लेकिन आपकी ही पार्टी और आपके जो मुखिया नीतीश कुमार जी, वही इससे एक तरह से खुश नहीं है। जितना कोटा और जितना वो चाह रहे थे उन्हें नहीं मिला जेडीयू से। नहीं, हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी खुश नहीं है, ये कैसे कहा जाए? उनका तो कोई कमेंट आया भी नहीं है। नीतीश कुमार जी खुश हैं और हमारे पार्टी से रामचंद्र प्रसाद सिंह जी को कैबिनेट में लिया गया है और स्टील मिनिस्टर बने हैं। तो खुश नहीं रहने का क्या सवाल है? हमारी पार्टी को जो प्रतिनिधित्व था, उनको जो रिप्रेजेंटेशन था, वो उनको मिला ही है। तो पार्टी में खुश और नाखुश होने की कोई बात नहीं है। चलिए, ठीक है, मुख्यमंत्री ठीक है। अशोक सिन्हा जी, मैं दोबारा से आना चाहूंगा। अशोक सिन्हा जी, अपोजिशन बार बार यही कह रहा है कि सरकार ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये इतना बड़ा एक्सपेंशन किया है कैबिनेट में।
क्योंकि जिस तरह से धर्मेंद्र यादव जी कह रहे थे या अपराजिता पांडे जी कह रही थी कि कई फैक्टर हैं, इसे देखा जाए जितने बड़े पैमाने पर आपने रिजाइन भी कराया है, 12 या 11 बड़े चेहरे आपकी सरकार के और जो मिनिस्टर हैं उन्हें हटा दिया जाता है, तो सरकार क्या वाकई में अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इतना बड़ा कदम सरकार को उठाना पड़ता है? अगर इनके नैरेटिव को लिया जाए तो उस हिसाब से बीजेपी काम नहीं करती है। बीजेपी के लिए संगठन भी एक महत्वपूर्ण चीज है। और हम गवर्नमेंट में क्यों हैं? इसीलिए है कि हमारी पार्टी बहुत मजबूत है। हमारे इन सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस को हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और हमारे कांग्रेस की बहन और ये समाजवादी पार्टी के ये कह रहे थे, वैक्सीन की बात कर रहे थे, वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे। समूचे वर्ल्ड में भारतवर्ष के इतना 37-38 करोड़, बतलाइए किस कंट्री में वैक्सीनेशन इतना हुआ है इतने दिन में? और एक चीज ये देखिए, जी नहीं आप रुकिए और मैं आपको और कुछ बतला दूं। उसके अलावा और ये जो कैजुअलिटी की बात कर रहे हैं, तो बतलाइए कैजुअलिटी में जो साधन संपन्न मुल्क हैं जैसे अमेरिका में भी यहां से ज्यादा लोगों की कैजुअलिटी हुई है। तो ऐसी बात नहीं है। हमारी डेंसिटी देखिए, हमारा पॉपुलेशन देखिए, तब आप पाएंगे कि भारतवर्ष ने कितना कमेंडेबल काम किया है। और जहां तक इन चेहरों की बात करें, और आप क्यों नर्वस क्यों हो रहे हैं? अगर हमने उत्तर प्रदेश में हर्षवर्धन ने इतना अच्छा काम किया है, अपने लोगों को लाया, अशोक सिन्हा जी, हर्षवर्धन जी ने जब इतना अच्छा काम किया है, वैक्सीन भी उन्होंने दिलाई, उन्होंने कोरोना के दौर में लड़ाई भी की, कोरोना के दौर में उन्होंने बिल्कुल दिन रात मेहनत की, फिर उन्हें हटाया क्यों गया? सवाल तो ये उठता है। नहीं ठीक नहीं, मैं यही बता रहा हूं ना। आप ये समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए गवर्नमेंट ही सबसे बड़ी इकाई नहीं है। हम तब गवर्नमेंट में हैं जब हमारी पार्टी है। हमारी पार्टी, हर्षवर्धन जी के इतना एक्सपीरियंस आदमी समूचे दिल्ली में, ठीक है, अपराजिता पांडे जवाब दे रही हैं, ठीक है। अशोक जी सुन लीजिए, है वो, अपराजिता पांडे हम संगठन में करें जी। अब संगठन में करेंगे के सुनना होगा। उन्होंने कई चीजें अपने पार्टी को क्यों नहीं सलाह देते हैं विस्तार से? मैं आपको अपराजिता जी अपने पार्टी को सलाह दें। सबसे पहले सलाह तो आपको अपोजिशन देगा, क्योंकि आप गवर्नमेंट में है ना। वो तो अपोजिशन का काम है कि आपको सकारात्मक सलाह दे और आप उसको पालन करें और कुछ अच्छा करके दिखाइए। एक चीज कह रहे थे वैक्सीन स्ट्रैटेजी के बारे में कि भारत ने इतना अच्छा किया कि इनसे अपने पार्टी को भी दीजिए सलाह। एक अशोक जी, मैंने आपको सुना, बहुत, अब आप भी थोड़ा धैर्य रखिए, मुझे आप भी मानिए, आप रिकॉर्ड में है। इस तरीके से आप मुझे आंसर करने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। देखिए, आपने बात की वैक्सीन की। इस गवर्नमेंट को, भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को पता था ना कि पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। ये किसी से छुपा हुआ था क्या? फिर भी आपने लगातार वैक्सीन का निर्यात करते गए, एक्सपोर्ट करते गए। आपको पता था कि लोगों की जाने जाएंगी, तो बाहर वैक्सीन क्यों भेज दी? फाइजर तो सितंबर में ही आया था, क्लियरेंस उसको दी नहीं गई, किसी भी प्रकार की कोई तैयारी नहीं की गई। इट इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस। भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से उनके ऊपर क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस होना चाहिए कि आपने कितने लोगों की जान गई है। ऑक्सीजन नहीं था, दवाई नहीं थी, तब प्रधानमंत्री गायब थे। इनकी पार्टी का सिर्फ एक ही नारा है, अगर कुछ अच्छा होगा तो प्रधानमंत्री को शेयर जाएगा, अगर कुछ बुरा होगा अशोक जी जवाब दे सकते हैं, टैक्स होंगे। जो मैं धर्मेंद्र यादव जी इसके बाद आ रहा हूं। वैक्सीन, अशोक जी आप जवाब दे सकते हैं। वैक्सीन इंडिया में थी ही नहीं, तभी इतनी मौतें हुई। सेकेंड लहर में आपके स्वास्थ्य मंत्री कह रहे थे कि कोविड खत्म हो चुका है, कोविड के एंड गेम में है। इस प्रकार अगर हम सक्षम नहीं होते तो इतने ही दिन में हम कैसे 37-38 करोड़ 38 करोड़ हमने वैक्सीनेशन किया। ये दुनिया में सबसे बड़ा पॉपुलेशन क्या है मैडम? दुनिया का आप ये समझिए पॉपुलेशन क्या है? आपका 38 करोड़ वैक्सीन से, लेकिन आपसे बहुत कम है। देखिए, नहीं, आप एक चीज देखिए, स्टैटिस्टिक्स को समझिए तो। लेकिन रेट ऑफ वैक्सीनेशन हमारा यूएसए से ज्यादा है। हमारा रेट ऑफ वैक्सीनेशन ज्यादा है। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो वैक्सीन आप समझने की कोशिश कीजिए, आप नहीं समझिएगा। नहीं, सिर्फ 4%। आप समझ नहीं रहे, इसीलिए लोगों की जाने गई है। और जब आपको ऑपोजिशन वार्न करता है
सकारात्मक चीजें बताता है तो आप उसको मानते ही नहीं है। रेट ऑफ No, just object. No, you are not giving the proper narrative. The fact is that India's rate of vaccination is much higher than USA. So mind Because it is your India's rate of vaccination. US से कंपेयर करना rate of vaccination. Why are you showing that? आप रेट ऑफ पॉपुलेशन से कंपेयर होता है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? पॉपुलेशन आपकी आप एक चीज बता ज्यादा है तो आपको 38 करोड़ आपको पता था तो आपने वैक्सीन कहां से लाएगा? और आप जो बैठ के क्यों कांग्रेस और नहीं आप बैठ के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बैठ के और जो हेजिटेंसी बढ़ा रही थी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बैठ के हेजिटेंसी बढ़ा रही थी। ठीक है, मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र आपके पास आ रहा हूं। बात हो गई आपको। ठीक है अशोक जी बात हो गई, अपराजिता जी बात हो गई। मैंने काफी टाइम आप लोगों को दे दिया, मैंने वक्त दे दिया। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, क्या वाकई में आपको नहीं लग रहा है कि जिस तरह से इस कैबिनेट एक्सपेंशन को देखा जाए, ऐसे में लग रहा है कि सरकार यूपी चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है? जितना फोकस सरकार ने यूपी पर किया है, 7 यूपी से नए चेहरों को और शामिल किया गया है। 2-4 चेहरों को हटाया लेकिन 7 नए चेहरों को शामिल किया गया है। जी, जो 7 नए चेहरे शामिल हुए हैं उसमें 6 ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी को और संघ को दोनों को ये लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है इनको बाहर का रास्ता दिखाने का पूरा मूड बना चुकी है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उनकी जो जमीन है पूरी तरह से दरक चुकी है। अब उस दरकी हुई जमीन को बचाने का जो प्रयास कर रहे हैं सोशल इंजीनियरिंग के जरिए, वो एक इनका प्रयास है। जो मंत्रिमंडल में जो फेरबदल है वो बिल्कुल अलग है, उससे कोई लेना देना नहीं है। इनको बस चुनावी काम करना है। भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा रही है, भारतीय जनता पार्टी जो काम कहती है वो करती नहीं है, जो करती है वो कहती नहीं है। जैसे आरएसएस प्रमुख ने कहा कि जो मुस्लिम है उनका डीएनए हिंदू का डीएनए है, लेकिन आपने देखा कि इस वाले रिसफलिंग में एक भी मुस्लिम चेहरे को शामिल नहीं किया गया, जबकि 19% आबादी मुसलमानों की है। तो ये नफरत की राजनीति करते हैं और नफरत का काम करते हैं। और इनका जो स्टेटिक्स है या इनका जो अशोक सिन्हा जी से इस पर आपने अच्छा पॉइंट उठाया, इस पर अशोक सिन्हा जी से जवाब देंगे। मैं डॉक्टर मुनाजिर हसन साहब, बिहार को कितनी उम्मीदें हैं? बिहार से भी और जेडीयू से भी अब जो कोटा है वो एक तरह से पूरा किया गया है, एक मिनिस्ट्री मिली है और एक कलमदान मिला है। क्या बिहार की तरक्की यहां से होगी? बिल्कुल होगी। और बिहार में ये बात जरूर है कि एक कोटा मिला है, लेकिन जो अत्यंत पिछड़े हैं हमारे यहाँ, जिसको एक्सट्रीमली बैकवर्ड करते हैं जी, इन लोगों के बीच में भले ही काफी मायूसी की सूरत हाल देख रहे हैं। ईबीसी मतलब आप मानते हैं कि मायूसी हुई है, जो एक्सपेंशन हुआ वो सही नहीं हुआ, कहीं ना कहीं कमी रह गई इसमें भी, ये मानते हैं आप? बिल्कुल मायूसी हुई है। ईबीसी को नहीं लेना ये बहुत बड़ा प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ी ये ब्लंडर है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। नाम भी आ रहे थे 3-3 लोगों को, 4-4 लोगों के नाम भी आ रहे थे, लेकिन जब वोट हुआ तो कितने वो सब लोग गायब थे, सिर्फ आरसीपी सिंह जी को वोट दिलाया गया। नहीं, बिल्कुल। देखिए यही सवाल तो मैंने मुनाजिर साहब आपसे किया था कि आपके जो मुखिया है वो कहीं ना कहीं खुश नहीं है इस एक्सपेंशन को लेकर। मैं अशोक सिन्हा जी लास्ट कमेंट आपसे ले लेता हूं। जिस तरह से डॉक्टर मुनाजिर हसन ने कहा कि कहीं पर खुशी नहीं है, कुछ ना कुछ कमी रह गई, और जो सवाल धर्मेंद्र यादव ने किया था कि आप एक डीएनए की बात जरूर करते हैं लेकिन किसी मुस्लिम चेहरे को, किसी मुसलमान को आपने शामिल नहीं किया इस एक्सपेंशन में। आप अबू भाई, पहले तो मैं बतला दूं अपने समाजवादी पार्टी के मित्र को कि इसमें 5 माइनॉरिटी हैं। 5 माइनॉरिटी हैं, एक मुस्लिम, 2 बुद्धिस्ट जी, एक क्रिश्चियन और एक सिख। क्या वो माइनॉरिटी नहीं है? एक दूसरी बात कि हर स्टेट का एक कोटा होता है, और जब 15% आबादी के हिसाब से आप आबादी के हिसाब से देखिए, आप माइनॉरिटी की तो बात करें, लेकिन माइनॉरिटी में मुसलमानों को आबादी के हिसाब से देखिए। नहीं, ये
ये ओपोजिशन देखे या आप देखिए, हम तो देखते हैं कि पूरे माइनॉरिटी से हम कितना रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। पूरे माइनॉरिटी से ठीक है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ठीक है अशोक जी, लेकिन इतना जरूर है कि आपके अलायंस से डॉक्टर मुनाजिर हसन साहब और जेडीयू है, बिहार का कोटा, लेकिन उसे मायूसी है। अपराजिता पांडे जी, बहुत मुख्तसर में टाइम बिल्कुल, मुझे एक ही चीज इनको बतानी है अशोक जी। मैं बताता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स की पॉपुलेशन 35 करोड़ है, इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है। ये भारतीय जनता पार्टी जानती थी, जनता जानती थी, हम और आप सब जानते थे। प्रोक्योरमेंट जब यूएस ने किया वैक्सीन का तो 3 गुना ज्यादा किया, कि 3 बार उनकी पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो चुके, और हमारे यहाँ 1/4 भी नहीं था अभी तक, सिर्फ 4% पॉपुलेशन इंडिया की वैक्सीनेटेड। बिल्कुल अपराजिता पांडे जी, अब यही सारी कमियां तो रह गई जो इनके मिनिस्टरों को इस तरह से हटाया गया या उनका जो परफॉर्मेंस देखा गया, तो यही सारी चीजें तो मेरे ख्याल से होंगी। अब लेकिन बड़ा सवाल यह भी है, यह भी देखना बहुत अहम होगा कि चेहरे तो जरूर सरकार ने बदल दिए हैं, लेकिन चेहरे बदलने के बाद क्या आवाम की जो उम्मीदें हैं वो पूरी होंगी, यह देखना बहुत अहम हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता पांडे जी, अशोक सिन्हा जी, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी और डॉक्टर मुनाजिर हसन साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।